तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल के अंदर। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के बारे में। अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर ये समझने की कोशिश किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण होते क्या हैं, किन समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण बोल सकते हैं या इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोल सकते हैं। उसके अलावा फिर हम लोगों ने ये समझने की कोशिश किया कि बहुत सारे मेथड्स पॉसिबल हो सकते हैं इन द्विघात समीकरण को सॉल्व आउट करने की। फिर हमने ये समझने की कोशिश किया कि द्विघात समीकरण को अगर हम कभी बोलते हैं कि हमें द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाना है, तो इस सॉल्व करने का मतलब क्या है, हम लोग क्या एक्चुअली में सॉल्व करना चाहते हैं और सॉल्व करके क्या हासिल करना चाहते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक मेथड अभी तक जो है वो डिस्कस कर लिया है, इसको बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय, फैक्टराइजेशन थ्योरम। इस मेथड को यूज़ करके हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, इस वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे एक और मेथड समझने की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। इस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, हिंदी में इसको बेसिकली बोलते हैं गुणनखंड करना। ओके, बीच वाले पद को तोड़ते हुए हमें इसका गुणनखंड करना है। इस मेथड को समझने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि फैक्टर्स और गुणनखंड होते क्या हैं एक्चुअली में। ओके, मान लेते हैं कि कोई एक नंबर है, लेट अस से हमारे पास एक नंबर है 6। सो हमको पता है 6 इज़ बेसिकली 2 इंटू में 3 और 1 इंटू में 6। ओके, सो मुझको क्या दिख रहा है कि जो मेरा नंबर 6 था, इसको मैं किन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकता हूँ। सो ये जो नंबर्स मेरे बन रहे हैं ये बेसिकली मेरे इस ओरिजिनल नंबर के गुणनखंड हैं। ओके, ऐसे टुकड़ों में किसी नंबर को डिवाइड करना जिनको वापस मल्टीप्लाई कर दें तो ओरिजिनल नंबर मेरा आ जाए, वो मेरा उसके गुणनखंड कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में 1 और 6 इसको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ओरिजिनल नंबर जो था वो आ जाएगा। ओके, अगर ऐसे ही कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, लेट अस से 20 है, 20 इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 5। सो 4 और 5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा मेरा आंसर 20 आ जाता है। सो 4 और 5 जो है मेरे इस 20 के गुणनखंड है या फैक्टर्स हैं। ओके, इसी तरीके से मैं अगर इसको 2 इंटू 10 कर दूं तब भी मुझे ये दिखेगा कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे मेरा ओरिजिनल नंबर वापस आता है। सो 2 और 10 जो है ये भी मेरे इस 20 के फैक्टर्स हैं या गुणनखंड हैं। इसको ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको दो नंबर में ही डिवाइड करना है, आप इसको दो से ज़्यादा नंबर में भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ से मुझे दिखेगा 2 और 5 जो है ये भी मेरे 20 के फैक्टर्स हैं। 2 जो है वो बेसिकली रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 बार 2 बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 2 और 5 जो है इस 20 के फैक्टर्स हैं। ओके, सो बेसिकली फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनल नंबर आ सकता है, या यूँ बोले कि फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिनसे आप ओरिजिनल नंबर को आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये 2 जो है 2 से मेरा ये 20 डिवाइड हो जाएगा। ये जो 5 है यहाँ मेरा, इससे मेरा ये नंबर 20 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब ये कंसेप्ट जो हम लोगों ने नंबर्स के अंदर लगाया फैक्टर्स के लिए, यही सेम चीज़ हम लोग को एक्सप्रेशंस के अंदर लगाना है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x-1। ओके, एक पद दिया हुआ है x-1 और एक दिया हुआ है x+2। ओके, अभी अगर मैं ये मान लूँ कि ये मेरे किसी समीकरण के, किसी बहुपद के गुणनखंड हैं ये, तो बेसिकली इसका मतलब निकलता है कि अगर मैंने इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा ओरिजिनल वाला बहुपद या ओरिजिनल वाला जो पॉलिनोमियल था वो आ सकता है। तो एक काम करते हैं, इनको गुणा करके देखते हैं। ठीक है,
सो ब्रैकेट की गुणा कैसे होती है कि मुझे फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से गुणा करना है, देन फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से गुणा करना है, देन सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से गुणा करना है, और सेकंड वाले को सेकंड वाले से गुणा करना है विद साइन। ओके, सो हम क्या करेंगे, जब x को x से गुणा करते हैं, सो x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वायर। जब x को 2 से गुणा करते हैं तो प्लस का 2x। जब -1 को प्लस x से गुणा करते हैं सो माइनस का x। -1 को +2 से गुणा करते हैं सो -2 आता है। अब अगर इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, 2x में से 1x घटाया 1x बच जाएगा, और ये -2 ऐसे ही रहेगा। सो हम लोग क्या देख पाते हैं कि अगर मैंने इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये पॉलिनॉमियल बनता है। सो बेसिकली इससे क्या पता लगा कि ये जो दो एक्सप्रेशंस दिए हुए थे ये मेरे इस पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स हैं। ओके, ये एनालॉजी जो है यहाँ से है कि जैसे हमने ये देखा था कि 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा था वो मेरा ओरिजिनल नंबर था, वैसे ही x-1 और x+2 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो मेरा ओरिजिनल नंबर होगा। सो ये मेरा एक्चुअल में ओरिजिनल पॉलिनॉमियल रहेगा, बेसिकली ओरिजिनल इक्वेशन रहेगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे एक्सप्रेशंस के केस में फैक्टराइजेशन फैक्टर्स जो हैं वो कंसीव किए जाते हैं, या गुणनखंडों को कैसे समझा जाता है अगर कोई पद के फॉर्म में दिया हुआ हो तो। ठीक है, अब इसी चीज़ का उलट करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमको ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर जमा एक्स -2, और बोला गया है कि इसको हमको गुणनखंड करके इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा टीडियस टास्क हो गया। आसान काम जब उल्टा दिया हुआ था कि हमको गुणनखंड दिए हुए थे और उनको आपस में गुणा करना था, वो आसान काम था। ठीक है, लेकिन अब हमको गुणा करके ऑलरेडी दे दिया है, तो हमको यहाँ से गुणनखंड तक जाना है। तो गुणनखंड तक जाने के लिए हमको अब ये सोचना पड़ेगा कि वो दो कौन से एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, वो कौन से दो पद हो सकते हैं जिनको गुणा करने पर ये पॉलिनॉमियल या ये बहुपद बनता हुआ नज़र आएगा हमको। ठीक है, तो या तो हम अंदाज़ा लगाएं, जैसे 20 के केस में था कि 20 के केस में हम अंदाज़ा लगाते थे कि भाई 2 हो सकता है, 2 के पहाड़े में 2 10 20 होता है, या 4 के पहाड़े में 4 5 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अंदाज़ा लगाना आसान काम था। ठीक है, बट जैसे जैसे ये नंबर टेढ़ा होते चले जाता था तो आपको उसको सॉल्व करने में दिक्कत आती थी। फिर उसके लिए मेथोडोलॉजी होती थी कि आप एलसीएम लेना स्टार्ट कर दीजिए तो आपका कुछ ना कुछ सोल्यूशन आना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही जब तक एक्सप्रेशन छोटा रहेगा तब तक आप हिट एंड ट्रायल मार सकते हैं, आपका काम चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका पॉलिनॉमियल कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा फिर आपको कोई ना कोई मेथोडोलॉजी सोचनी पड़ेगी जिससे आपका हर मोमेंट पे काम चलता रहे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बहुत ही सेट पैटर्न होता है। अगर वो सेट पैटर्न आप एक बार समझ लेते हैं तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को करना बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसका जेनरिक इक्वेशन लिखते हैं किसी भी पॉलिनॉमियल का, वो इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ओके, सो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था तो मैंने इसको 1 ले लिया है। ओके, यहाँ पे भी एक्स के साथ कुछ नहीं था तो मैंने इसको भी 1 ले लिया है, और ये मेरा c बच गया। सो a का वैल्यू मेरा 1 है, b का वैल्यू मेरा 1 है, और c का वैल्यू -2 है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके अंदर कि आपको पहला नंबर यानी कि a और c इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो 1 को मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, हमको ये सब विद साइन करना है, -2 आ गया, और इस नंबर को एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, सो मुझको क्या दिखता है कि जब मैंने a और c को गुणा किया तो मुझे -2 मिलता है, और b जो है वो मेरा 1 है। ओके, अब क्या करना है, मुझे कोई से दो नंबर चूज़ करने हैं a और b।
ठीक है। और वो दो नंबर कैसे होंगे, वो दो नंबर ऐसे होंगे कि उनको जमा या घटा करने पर तो मेरा ये नंबर आना चाहिए बी वाला, और मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर आना चाहिए जो मेरा यहाँ मल्टीप्लाई करने पर आया है। ओके, सो ये बी जो है वो प्लस या माइनस करने पर आना चाहिए, और ए इंटू सी जो है वो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। ठीक है, सो इधर आप इस वाले नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं ब्रेक करना, या इस वाले नंबर से आप ब्रेक करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, इस केस में हमको दिखता है कि 1 को ब्रेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है ना, इसलिए इधर से स्टार्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, आप इधर से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे मुझे क्या दिखता है कि दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में -2 आएगा। ठीक है, सो -2 किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर आ सकता है, अगर आप सोचेंगे तो नज़र आएगा, या तो एक नंबर -2 हो, दूसरा नंबर 1 हो। -2 इंटू 1 करेंगे तो आंसर मेरा -2 आता है। या ऑपोजिट केस भी पॉसिबल है कि एक नंबर मेरा 2 हो जाए और दूसरा नंबर मेरा -1 हो जाए। ठीक है, 2 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी मेरा आंसर -2 ही आता है। सो मेरे पास ये दो केसेस पॉसिबल है, और कोई शायद आपको केस यहाँ पर मिलेगा नहीं जिन दो नंबरों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। नॉन फ्रैक्शंस के अंदर अगर बात करें तो फ्रैक्शंस में फिर भी पॉसिबिलिटी है, नॉन फ्रैक्शंस के अंदर जनरली हम होल नंबर्स की बात कर रहे होते हैं। तो होल नंबर्स के अंदर आपको यही दो कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, या तो -2 और 1 होगा, या 2 और -1 होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से ही कोई एक कॉम्बिनेशन मुझे ये रिज़ल्ट देगा, तो ये रिज़ल्ट या तो जमा करने पर आना चाहिए या घटा करने पर आना चाहिए। सो अगर मैं -2 में ये वाला पहला वाला केस पकड़ लूँ, 1 ऐड कर दूँ, तो ये आएगा मेरा -1। ठीक है, बट मुझे चाहिए था +1, सो ये तो नहीं है। एक काम करते हैं, इसी पेयर को एक बार माइनस करके देख लेते हैं। एक बार प्लस करके देख लिया हमने, एक बार माइनस करके देख लेते हैं। माइनस करके देखेंगे, आंसर आएगा -3। सो इसका मतलब ये तो पेयर नहीं है, ना प्लस करने पर मेरा रिज़ल्ट आता है ना माइनस करने पर रिज़ल्ट आता है। सो दिस इज़ नॉट माई पेयर। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर 2 के अंदर मैं -1 ऐड कर दूं तो प्लस माइनस माइनस होता है, सो आंसर आ जाएगा 1, और यही चीज़ हमको यहाँ चाहिए थी। सो मुझे क्या दिखता है कि मेरा जो एक्चुअल में पेयर ऑफ नंबर आएगा वो ये आएगा कि एक नंबर 2 होगा, एक नंबर मेरा -1 आएगा। इन दोनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर जो है वो -2 आता है, और अगर ऐड कर दूँगा डायरेक्टली तो आंसर +1 आ जाता है। ठीक है, सो मैंने ये दो नंबर्स निकाल लिए। अब ये जो दो नंबर हैं ये मेरा बीच वाले नंबर की जगह पे रहते हैं, यानी कि ये जो b था इसको मुझे इससे रिप्लेस करना है। ठीक है, सो मेरा जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था ये वाला 1x² + 1x -2, तो जो मेरा बीच वाला नंबर था इसकी जगह पर मुझे इन दो नंबर्स को यूज़ करना है। सो मैं क्या करूँगा, इस 1 की जगह पे मैं लिख दूँगा 2 - 1 × x। ओके, 2 - 1 इज़ अगेन 1, सो वापस से वहीं आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के लिए इसको इससे गुणा करेंगे, देन इसको इससे गुणा करेंगे। सो 1x², जब 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, और जब -1 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, और ये -2 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारे पास 3 पदों की बजाय, पहले मेरे पास ओरिजिनल स्पेक में 3 पद थे, ओरिजिनल क्वेश्चन में 3 पद थे, अब मेरे पास क्वेश्चन के अंदर 4 पद हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि 2-2 के जोड़े बनाएंगे, पहले 2 आखिरी 2, और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों जोड़ों के अंदर क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। ठीक है, अगर आप पहले जोड़े की बात करते हैं तो इसमें मुझे दिखेगा कि x जो है वो दोनों तरफ आ रहा है, प्लस के दोनों तरफ। ओके, सो मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। अगर x² में से एक x बाहर आ गया तो यहाँ पर मेरा x बच जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, और यहाँ 2x में से x जो है वो बाहर चला गया है, सो 2 बच जाएगा। ओके,
होपफुली कॉमन लेना सभी को आता होगा, इसके अंदर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर दूसरे वाले जोड़े में देखें तो इन दोनों के अंदर एक्चुअली में कुछ कॉमन नहीं दिखता है सिवाय माइनस के साइन के। सो हम माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं। माइनस जैसे ही इसमें से बाहर गया तो ये अंदर प्लस का x बच जाएगा, और -2 में से जैसे ही माइनस बाहर गया प्लस का 2 बच जाएगा। ओके, अब देखेंगे बीच वाला जो माइनस है उसके दोनों तरफ 2 हिस्से बढ़ गए हैं इस एक्सप्रेशन के। ओके, सो अभी इस एक्सप्रेशन में, इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो x+2 जो है वो मेरा माइनस के दोनों तरफ आ रहा है। सो एक काम करते हैं, x+2 को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ से जब x+2 बाहर चला गया तो सिर्फ x बच जाएगा, और बीच में माइनस का निशान है, सो माइनस का निशान आएगा, और इधर में से जब x+2 मेरा बाहर चला गया तो 1 बच जाएगा। सो आप देखेंगे कि मैंने जो समीकरण स्टार्ट किया था, मैंने जो बहुपद स्टार्ट किया था, या मैंने जो पॉलिनॉमियल स्टार्ट किया था, वो अभी 2 अलग अलग एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ गया है। सो ये जो दोनों नंबर्स आए, ये दोनों मेरे इसके फैक्टर्स बन गए, या हिंदी में बोले तो गुणनखंड बन गए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि कैसे किसी पॉलिनॉमियल का, किसी बहुपद का गुणनखंड या फैक्टर किया जा सकता है। ओके, एक आध एग्जांपल और लेकर के इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोसीजर कैसे किया जा सकता है। सो आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 4.2 है वो बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। एक काम करते हैं, अभी एनसीईआरटी के इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पकड़ करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। ओके, आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 4.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट पकड़ के सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट में ये बोलता है कि हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² + x - 6 = 0। अब बोलता है कि इसका हमको फैक्टराइजेशन करना है या गुणनखंड विधि का यूज़ करना है, और इसके रूट्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। ओके, सो क्या करते हैं, पहले समझने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो हमें दिखेगा कि जो a है वो मेरा 2 आ जाता है, b की जगह पे यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, और c की जगह पे मुझे दिखेगा कि -6 आ रहा है। ओके, सो मैंने a b c का वैल्यू निकाल लिया। पहला काम यही है कि a और c को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज 2 इंटू में -6 यानी कि -12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और जो तीसरा नंबर बचता है यानी कि b वाला वैल्यू, ये आना चाहिए आइदर प्लस या माइनस करने पे नंबर्स को। ओके, सो मुझे बेसिकली 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर जो है -12 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर आंसर जो है वो मेरा 1 आना चाहिए। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक मतलब कुछ एक बेसिक पैटर्न है जो आइडेंटिफाई करना है। पहली चीज़ ये कि जो मैंने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या मेरा आंसर पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। अगर मल्टीप्लिकेशन का आंसर मेरा पॉजिटिव आता है, ठीक है, जो कि इस केस में मेरा नेगेटिव आया हुआ है, अगर मेरा ये पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब जो दोनों नंबर हम ब्रेक करेंगे उनके जो साइन होंगे वो सेम होंगे। ओके, जो भी हम फैक्टर करने के बाद नंबर ए और नंबर बी निकालेंगे, उन दोनों का साइन जो है वो सेम होगा, या तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे या दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ये क्यों है, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर पहला है और दूसरा नंबर भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो मेरा पॉजिटिव आता है। ओके, सिमिलरली अगर दोनों नंबर मेरे पॉजिटिव रहेंगे तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे
तो भी मेरा आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर जैसा कि इस केस में हुआ है हमारा आंसर नेगेटिव है, अगर मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर मेरा नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वन ऑफ द नंबर्स इज नेगेटिव। दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव जरूर है, या तो ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव है, वो आगे देखना पड़ेगा कौन सा नंबर नेगेटिव आता है। बट एटलीस्ट इतना श्योर है कि जो भी मैं दो नंबर में ब्रेक करूंगा वो मेरे उनमें से एक नंबर मेरा डेफिनेटली नेगेटिव रहेगा। ओके, इसको बेसिकली कैपिटल ए लिख लेते हैं क्योंकि ए और स्मॉल बी हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ओके, सो पहली चीज तो ये कि साइन देख करके हमको अंदाजा लगाना है कि हमारे दोनों नंबर्स में क्या क्या साइंस आएंगे। ओके, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी मेरे पास नेगेटिव में आंसर आया हुआ है मल्टीप्लाई करने पर, इसका मतलब दोनों में से एक नंबर जो है वो तो मेरा नेगेटिव है, इतना तो श्योरिटी है। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर, एडिशन के ऊपर, या सम बोले तो इसको सम के ऊपर आते हैं। सो सम जो है, अगर ये सम मेरा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, अगर सम मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो या तो मेरे दोनों नंबर जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तभी मेरा सम पॉजिटिव आ सकता है। सम बोलें या डिफरेंस बोलें, जो भी आप बोलना चाहें, आखिरकार एडिशन या सम या डिफरेंस जो भी, जरूरी नहीं है कि ऐड करने पर आए, सब्ट्रैक्ट करने पर भी आ सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, या अगर दोनों नंबर पॉजिटिव नहीं है तो जो ग्रेटर नंबर होगा, बड़ा वाला नंबर होगा, वो हमारा पॉजिटिव होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर +5 और -2 है तो आंसर मेरा प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, या अगर +1 +2 है तो भी मेरा आंसर प्लस का 3 बचेगा। या तो मेरे दोनों नंबर पॉजिटिव हो जाए या मेरा बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव हो जाए, उस केस में जो मेरा ये बी का साइन था वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर ये साइन बी का साइन नेगेटिव आता है, बेसिकली अगर बी मेरा नेगेटिव हो जाता है तो यहाँ पे क्या निकलता है, या तो दोनों नंबर जो है वो नेगेटिव हैं, या फिर जो बड़ा वाला नंबर है वो नेगेटिव है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, अगर मेरा मान लो b का वैल्यू -5 आ रहा है, तो या तो मेरे दोनों नंबर नेगेटिव हैं या फिर मेरा बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है और छोटा वाला नंबर पॉजिटिव है। ओके, सो इस तरीके से साइन को देख करके हमको अंदाज़ा लगता है थोड़ा बहुत कि जो हमारे जिन नंबर से हमको ब्रेक करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, बीच वाले टर्म का ब्रेक करने का है, वो चीज़ हमारा उसके साइन क्या क्या होंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे हमको दिखता है कि a इंटू सी जो है वो मेरा नेगेटिव है। अगर a इंटू सी नेगेटिव हो गया मतलब मेरा ये केस पकड़ लिया मैंने, मल्टीप्लिकेशन जो है वो मेरा नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों में से एक नंबर मेरा पक्का नेगेटिव है। ठीक है, सो या तो कैपिटल ए मेरा नेगेटिव है या कैपिटल बी मेरा नेगेटिव है। ओके, अब हम बात करते हैं बी के बारे में। बी यहाँ दिख रहा है कि मुझे पॉजिटिव है। अगर बी मेरा पॉजिटिव है तो मेरे पास क्या केसेस बनते हैं कि या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी देख लिया कि एक नंबर मेरा नेगेटिव होना चाहिए, तो ये केस एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये निकला कि जो बड़ा वाला नंबर मैं स्प्लिट करूंगा, बड़ा वाला नंबर मेरा पॉजिटिव रहेगा, छोटा वाला नंबर मेरा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि ए जो है वो मेरा बड़ा नंबर है, ए जो है वो ग्रेटर नंबर है और बी जो है वो मेरा स्मॉलर नंबर है, देन ए जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा और बी जो है वो मेरा नेगेटिव रहेगा। अब एटलीस्ट मुझे ये साइन समझ में आ गए हैं कि एक नंबर का साइन मेरा प्लस है, बड़े वाले नंबर का साइन मेरा प्लस है और छोटे वाले नंबर का साइन मेरा नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं कि वो नंबर्स एक्चुअली में हैं क्या। ठीक है, सो मुझे बेसिकली -12 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उनका डिफरेंस जो है वो +1 आना चाहिए। ठीक है, a इंटू सी जो है वो मेरा -12 है और b जो है वो मेरा +1 है। ठीक है, सो अब 12 को अगर आप देखो तो 12 जो है वो मेरा बनेगा, आइदर मैं 4 और 3 को गुणा करूं
6 और 2 को गुणा करूं या 12 और 1 को गुणा करूं। ओके, अब ये हमको ये पता है कि एक मेरा पॉजिटिव है और एक मेरा नेगेटिव है, ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि बड़ा नंबर जो है वो मेरा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब या तो +4 और -3 है, या +6 और -2 है, या +12 और -1 है। ओके, अब अगर इसको कंपेयर करते जाएं, +4 -3 +1 बच जाएगा, +6 -2 करेंगे तो प्लस का 4 बच जाएगा, +12 -1 करेंगे तो प्लस का 11 बच जाएगा। तो हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये वाला नंबर चाहिए था जो कि इस कॉम्बिनेशन में आता है। सो बेसिकली मुझे इस तरीके से स्प्लिट करना है बीच वाले टर्म को। ओके, सो जो मेरा इक्वेशन था, इनिशियल इक्वेशन, ये मेरा इनिशियल इक्वेशन था 2x² + 1x - 6 बराबर 0। ओके, सो इसका जो बीच वाला टर्म है, ये वाला टर्म, इसको मैं स्प्लिट करता हूँ। इस 1 की जगह पर मैं बेसिकली ये लिखता हूँ 4 - 3x - 6 = 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो जैसे ही 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 4x, -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x 3x, देन माइनस का 6, देन = 0। ओके, अब अगर देखें तो पहले वाले जो दो पेयर हैं और अगले वाले जो दो का पेयर है, पहले वाले दो में से मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है और x जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। नाउ 2x² में से 2 बाहर चला गया, x बाहर चला गया, सिंपली x बच जाएगा, बीच में प्लस का साइन है ही। 4 में से 2 चला गया, बेसिकली 2 बच गया, और x जो है वो बाहर ऑलरेडी जा चुका है। ओके, अब लास्ट वाले दो में से अगर देखें तो माइनस कॉमन आ रहा है दोनों में, उसके बाद 3 कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर। सो माइनस बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, सो यहाँ पे x बच जाएगा, माइनस बाहर चला गया तो ये प्लस हो जाएगा, और 6 में से 3 गया तो बेसिकली 2 बच गया। दिस इज बेसिकली 3 2 6। ऐसा नहीं कि 6 में से 3 मुझे माइनस करना है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन देखना है। सो 3 2 6 होता है, इसलिए अंदर 2 बच जाएगा, = 0। अब इस माइनस साइन के लेफ्ट और राइट में अगर मैं देखूं तो x+2 जो है वो मेरा दोनों तरफ आ रहा है। सो मैं x+2 को कॉमन ले लेता हूँ। x+2 यहाँ से गया तो यहाँ पे 2x बच जाएगा, और x+2 यहाँ से गया तो माइनस का 3 बच जाएगा। सो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिकली इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। जो मेरी इनिशियल इक्वेशन थी, जो ये मेरी इनिशियल इक्वेशन थी, इसको मैंने फैक्टर करके यहाँ तक पहुँचा दिया है। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर मेरे पास दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 दिया हुआ है तो या तो ये नंबर 0 होगा या ये नंबर 0 होगा, या दोनों नंबर 0 होंगे बेसिकली। सो इस केस में ये नंबर इनटू ये नंबर, मतलब सॉरी, ये एक्सप्रेशन इनटू ये एक्सप्रेशन 0 दे रखा है। सो या तो ये एक्सप्रेशन 0 है या ये एक्सप्रेशन 0 है, या दोनों ही 0 है। अगर ये मेरा 0 है तो x+2 बराबर 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू -2 आ जाएगा। और अगर ये मेरा 0 निकला तो 2x - 3 = 0। सो x का वैल्यू 3/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन किया और इसको सॉल्व करके इसके रूट्स जो हैं निकाल लिए। ये दोनों जो निकले, ये दोनों इसके रूट्स निकल गए। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, और फैक्टराइजेशन करते हुए या गुणनखंड विधि का यूज़ करते हुए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस का रूट निकाल सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का लेट अस से पार्ट नंबर 5 पकड़ते हैं। ओके, पार्ट नंबर 5 में आपको इक्वेशन देता है 100x² - 20x + 1 = 0। ओके, और बोलता है कि इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है। ओके, सो पहले एक काम करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ओके, सो मुझे दिखेगा
कि जो मेरा a है वो 100 है, b जो है वो मेरा -20 है, और c जो है वो मेरा 1 है। सो जो पहला स्टेप है वो पहले करते हैं, a और c को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो a जो है वो 100 इंटू c जो है वो 1, सो आंसर आएगा 100। ओके, और b जो है वो मेरा एज इट इज़ रहेगा -20। ओके, सो अब इनके पहले साइन देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाइंग नंबर जो है वो मेरा पॉजिटिव आ रहा है। सो इसका मतलब या तो मेरे दोनों पॉजिटिव हैं या मेरे दोनों नेगेटिव हैं। ओके, क्योंकि प्लस प्लस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ही प्लस आता है, या आप माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका प्लस आ जाता है। ओके, सो या तो मेरे दोनों नंबर पॉजिटिव हैं या मेरे दोनों नंबर नेगेटिव हैं। ओके, अब बात करते हैं बी के साइन के, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर मेरा नेगेटिव आ रहा है। सो नेगेटिव कब आएगा, या तो मेरा दोनों में से एक नंबर जो है बड़ा वाला नंबर, ठीक है, या तो मेरा बड़ा वाला नंबर जो है वो नेगेटिव हो जाए, या मेरे दोनों नंबर जो हैं वो नेगेटिव हो जाएं। ओके, सो अगर हम देखें दोनों के अंदर, दोनों केसेस में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, सो वो मेरा ये वाला केस कॉमन आ रहा है कि मेरे दोनों नंबर नेगेटिव हैं। ओके, सो अल्टीमेट रिजल्ट यही निकला कि मेरे को दोनों नंबर नेगेटिव सेलेक्ट करने हैं। ओके, अब मुझे इन वो नंबर्स क्या सेलेक्ट करने हैं वो देखना है। दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास 100 आता है। सो इसके पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास लिमिटेड होते हैं। ओके, या तो मैं 100 लाने के लिए 1 और 100 को यूज़ कर लूँ, ठीक है, 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाता है। 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो भी मेरा 100 आ जाएगा। उसके बाद 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर लें तो भी 100 आ जाएगा मेरा। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो भी मेरा 100 आएगा। देन 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 100 आ जाएगा, और उसके बाद चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आगे फिर से मैं 20 से 5 को करूँगा, विच इज़ सेम एज दिस केस। सो इसके आगे मुझे करने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास यही कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं बेसिकली, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को दोनों नंबर नेगेटिव लेने हैं, सो ऑब्वियस सी बात है, -1 -100 हो जाएगा, -2 -50 हो जाएगा, -4 -25 हो जाएगा, -5 -20 हो जाएगा, -10 -10 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका सम या डिफरेंस देख लेते हैं कितना आता है। ये बेसिकली मेरा माइनस का 101 आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है मेरा माइनस का 52 आ सकता है। नेक्स्ट जो है ये मेरा माइनस का 29 आ सकता है। ये वाला जो नेक्स्ट वाला नंबर है ये मेरा माइनस का 25 आ सकता है। नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो मेरा माइनस का 20 आ सकता है। सो मुझे एक्चुअली में जो चाहिए था वो माइनस का 20 चाहिए था, मतलब ये वाला केस है। सो मेरे ये दो नंबर यूज़ होने हैं एज ए पेयर। ओके, सो मतलब मैं बीच वाले टर्म को की जगह पर बेसिकली ये वाले दो नंबर को रिप्लेस करूँगा। ओके, जो मेरा इनिशियल इक्वेशन था वो ये था 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब बीच वाले 20x की जगह पर मैं बेसिकली -10 और -10 रख दूंगा। ओके, इंटू एक्स, बेसिकली मैंने -20 को स्प्लिट किया था इसलिए मैं आगे एक प्लस का निशान यूज़ कर रहा हूँ। ओके, प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, नाउ ब्रैकेट ओपन करते हैं, 100x स्क्वायर, उसके बाद -10 को x से गुणा करेंगे, सो आंसर आ जाएगा माइनस का 10x। उसके बाद इस वाले -10 को गुणा करेंगे, लास्ट में प्लस का 1, ये जो था इसको एज इट इज उतार लेंगे,
ओके, अब जैसे लास्ट टाइम किए थे, दो दो के पेयर बनाने हैं और देखना है क्या चीज़ कॉमन आता है। इन फर्स्ट वाले पेयर में से 10 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं। सो 100 में से 10 चला गया, सो बेसिकली 10 बच जाएगा। बेसिकली 10 इंटू 10 इज़ 100, ओके। और x स्क्वायर में से एक x चला गया तो एक x बच जाएगा, माइनस 10x ऑलरेडी पूरा बाहर जा चुका है, सो यहाँ पे 1 बच जाएगा, ओके। अब इन दोनों पेयर के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिंपली मैं 1 को एज अ कॉमन निकाल लूँगा। बाकी यहाँ पर 10x बचेगा और क्योंकि प्लस में से एक माइनस मेरी बाहर जा चुकी है, सो एक माइनस बच जाएगा मेरा, इक्वल टू 0। अब फिर जैसे लास्ट टाइम किए थे, माइनस के बीच वाला जो भी साइन है उसके लेफ्ट और राइट में देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आ रहा है। सो मुझे दिखेगा कि ये जो 10x माइनस 1 ब्रैकेट है ये मेरा कॉमन आ रही है। सो मैंने 10x माइनस 1 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर मेरा 10x माइनस 1 बाहर चला गया तो सिंपली 10x बच जाएगा और यहाँ से 10 ब्रैकेट बाहर चली गई तो माइनस का 1 यहाँ बच जाएगा, ओके। अब क्योंकि दो नंबर्स, दो एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाइड हैं और आंसर 0 आ रहा है, सो या तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन मेरा 0 है या सेकंड वाला एक्सप्रेशन मेरा 0 है। इस केस में दोनों चीज़ें सेम आ गई हैं, अदरवाइज अलग अलग भी आती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो मुझे किसी एक को सॉल्व करना है। सो जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं 1 को इधर ले चलते हैं, सो x बराबर 1/10 बच जाएगा। दूसरा अगर सॉल्व करते तो भी सेम ही आंसर आता, फिलहाल x का वैल्यू 1/10 निकलेगा दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व आउट करने पर। सो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन चाहे जितना मर्जी डिफ़िकल्ट हो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। आपको सिंपली करना यही है कि पहले ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसका प्रोडक्ट देखना है, वो दो नंबर जो भी हम स्प्लिट करेंगे उनका प्रोडक्ट होगा और जो बी वाला नंबर है वो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। फिर उसके बाद आपको ए इंटू सी या बी जो भी है इनके साइन देखना है। साइन देख करके अंदाज़ा लगाना है कि जो भी हम नंबर स्प्लिट करेंगे उनके साइन एक्चुअली में क्या निकलेंगे, ठीक है। फिर आपको जो भी मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए उसके फैक्टर करते चले जाने हैं। फिर फैक्टर करने के बाद जो भी हमारा यहाँ से रिज़ल्ट निकला था कि साइन क्या होने चाहिए दोनों नंबर का, उसके हिसाब से दोनों नंबर्स के साइन असाइन कर देने हैं। साइन असाइन करने के बाद उनको ऐड करके देख लेना है कि मेरा एडिशन जो एक्चुअल एडिशन था उससे मैच करता है या नहीं करता है। बस उसके बाद आपको सिंपली जिस भी पेयर का आपको एडिशन मैच कर जाएगा वो वाला पेयर आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके उसके हिसाब से आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हुए चली जानी है और सॉल्व करते चले जाना है, आपका आंसर आता चला जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि गुणनखंड विधि का यूज़ करके कैसे किसी भी द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है या कैसे फैक्टराइज किया जा सकता है, ओके। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के अंदर कोशिश करेंगे इसी मेथड को यूज़ करते हुए कुछ एक वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की और साथ में कुछ और जो बाकी मेथड बच गए हैं फैक्टराइज करने के उनको समझने की, ओके। टिल देन मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, बाय बाय।